कौन सा लोग, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने तुमको बताया था लास्ट क्लास में वर्क क्या होता है, फिर मैंने बताया था तुम लोग को कि दो थ्योरम है जो सब बहुत, एक थ्योरम है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दैट वाज वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ठीक है। ऑल द फोर्सेस मतलब जितनी फोर्सेस तुम देखते हो सारी की सारी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्या कहते हैं उसके बाद एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, हालांकि इंटरनल फोर्स का ज्यादा कुछ यूज नहीं होता है, इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट थ्योरम था, और दूसरा एक मैंने बताया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हो जाता है इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। क्लियर होगी दो बातें, सबको क्लियर होगी फिर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। मैंने दिखाया भी था कि कैसे एमजीएच होता है, कैसे वो नेगेटिव वर्क करता है। और कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में तीन फोर्सेज आती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स या स्प्रिंग। और स्प्रिंग फोर्स की बात हमने देखा था, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आता है कंजर्वेटिव में, जो कि जाके आपको 12th में पढ़ना है, ठीक है। अभी हमारे लिए मेनली दो सिलेबस पे कंजर्वेटिव फोर्सेज के, स्प्रिंग फोर्स है और ये वाली फोर्स है, क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। फिर हमने बात की थी स्प्रिंग फोर्स के बारे में, हमने बात की थी कि स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो वेरिएबल फोर्स होता है। हम जैसे जैसे स्प्रिंग को खींचते, स्प्रिंग अपने जैसे जैसे स्प्रिंग को बाहर खींचेंगे, ठीक है, स्प्रिंग अपने अंदर क्या करता है, जो फोर्स पैदा करता है दैट इज अपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। और उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, के इंटू एक्स होती है, ठीक है। स्प्रिंग को जितना ज्यादा खींचेंगे स्प्रिंग अपने अंदर उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। कभी भी स्प्रिंग को लेकर के दबा करके देखो, जितना ज्यादा स्प्रिंग को दबाओगे, ठीक है, उतना ज्यादा हाथ में दर्द करता है। क्यों? बिकॉज स्प्रिंग हमारे बाहर में उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि अगर स्प्रिंग के फोर्स की अगर हम बात करें तो ये स्प्रिंग ऐसा था, ठीक है। अगर स्प्रिंग ऐसा था, ठीक है, तो हम क्या देखते थे कि जैसे कि हमने मान लो इसको ऐसा करके प्रेस किया अगर, ठीक है, अगर हमने इसको ऐसा करके प्रेस किया तो हम यहाँ पे देखते थे कि ये स्प्रिंग है ना, ये इधर दबाया हमने एक्स, व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग, माइनस के एक्स हो जाएगा ना, ठीक है। ये लेकिन आज जब हमको इसके वर्क डन निकालना है तो हमको माइनस प्लस नहीं देखना है, क्योंकि हम इसको अगर इधर दबा रहे हैं और स्प्रिंग का फोर्स हम किधर दबा रहे हैं, इस पॉइंट पे इधर दबा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, स्प्रिंग किधर फोर्स अप्लाई कर रहा है, इधर फोर्स अप्लाई कर रहा है ना, के एक्स। एरो से हमने दिखा दिया, ऑब्वियस सी बात है दोनों फोर्स का डायरेक्शन कैसा अपोजिट है, ठीक है। और मैंने बताया था कि स्प्रिंग इनिशियली जीरो फोर्स अप्लाई करता है बिकॉज एक्स जीरो, जब स्प्रिंग को हम लोग एक्स डिस्टेंस दबा देंगे तो फोर्स कितना अप्लाई करेगा, के एक्स। अब ये एवरेज फोर्स कितना हो गया, ये पहले जीरो था स्प्रिंग के द्वारा फोर्स, बाद में हो जाता है के एक्स, एवरेज फोर्स कितना हो जाएगा, के एक्स बाय 2 हो जाएगा। और वर्क डन क्या हो जाता है, ठीक है, तो वर्क डन हो जाएगा बाय द स्प्रिंग हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस साइन, क्यों, एवरेज फोर्स कितना हो जाएगा, इतना, वर्क डन क्या हो जाएगा, एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 180, है ना। एवरेज फोर्स क्या हो जाएगा, एवरेज फोर्स हो जाएगा हमारा के एक्स बाय 2 cos 180, cos 180 माइनस 1 हो जाता है तो माइनस हाफ के एक्स बन जाता है, दिस इज द वर्क, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द चेंज इन द, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, तो हम बोलते थे uf माइनस ui इक्वल्स टू नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज नेगेटिव मतलब हाफ के एक्स स्क्वायर, u फाइनल कितना हो जाएगा u, और इनिशियल u कितना हो जाएगा, इनिशियली जब यहाँ पर था मान लो, ठीक है, ओरिजिनल पे था, हमने क्या बोला था उसकी एनर्जी कितनी वाली थी, जीरो, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द हाफ के एक्स, दोनों के पास। आई होप सबको इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, तो आंसर है हाफ के एक्स स्क्वायर। इसी को करने का, ठीक है, देखो ये वाला मैं तुमको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये जो एवरेज फोर्स मैंने निकाला ना के एक्स बाय 2, ये अगर मैंने तुम लोग क्यों ये मेथड सिखाया, क्योंकि तुम लोग अभी थोड़ा सा कैलकुलस पे नए हो, ठीक है। ये वाला मेथड से भी हम कर सकते हैं एग्जाम में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन हाँ याद रखना कि एवरेज फोर्स निकालने का ये तरीका तभी वैलिड होता है जब कोई चीज लीनियरली वैरी करती है। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे x के पावर 1 पे वैरी कर रही है। ठीक है, अगर मान लो कहीं बोल देता कि अगर f मान लो माइनस की एक्स स्क्वायर है, तो फिर हम एवरेज पे ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, जीरो और बाई टू कर। हमको फिर क्या यूज करना पड़ता, कैलकुलस, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है, और वेरिएबल फोर्स का वर्क डन के लिए क्या यूज करते थे हम लोग, कैलकुलस। ठीक है, तो तुम इसके लिए भी कैलकुलस यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने एक इजी मेथड से सिखा दिया बस। अब इसका देखो एक ऐसा मेथड जो हर जगह अप्लाई होता है, तो कौन सा मेथड है, देखो एफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा फोर्स बाय द स्प्रिंग कितना हो जाएगा, माइनस की एक्स। ठीक है, देयरफॉर वर्क डन ये हो जाएगा के एक्स, और यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये स्प्रिंग फोर्स ऐसा लगा बाहर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऐसा हुआ, देयरफॉर वर्क डन, छोटा सा वर्क डन कितना हो। ठीक है, मान लो मैंने को स्प्रिंग को जो मैंने दबाया यहाँ से लेकर के इतने से मैंने को स्प्रिंग को दबाना यहाँ तक। ठीक है, तो देयरफॉर वर्क स्मॉल वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल्स टू डी डब्ल्यू माइनस एफ स्प्रिंग फोर्स इंटू डी एस इंटू कॉस बनेगी। स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो तो ऑल्टरनेट मेथड में फिर से करेगा। ठीक है, ऑल्टरनेट मेथड ये एक, ये फाइनली यहाँ से यहाँ तक की आएगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक के आने में देखो, यहाँ से यहाँ तक के आने में ये पूरे प्रोसेस में जो फोर्स जो लगा रहा है स्प्रिंग इधर, वो तो लगातार वैरी कर रहा है। यहाँ पर था स्प्रिंग का जीरो फोर्स था, यहाँ पे दबा स्प्रिंग थोड़ा फोर्स बढ़ाया, यहाँ बढ़ाया स्प्रिंग और ज्यादा फोर्स बढ़ाया, तो लगातार जो स्प्रिंग जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो वैरी कर रहा है। ठीक है, स्प्रिंग जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो कैसा कर रहा है, वो वैरी कर रहा है, वो फोर्स कॉन्स्टेंट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा लिखते हैं प्रॉपरली, जो मैंने मेथड वहां पे स्टार्ट किया था वही लिखा हूँ मैं यहाँ पे, फोर्स at any instant by spring इक्वल्स टू हो जाएगा F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ठीक है, अगर मैं खाली F की बात करूँ ना, तो F इक्वल्स टू के एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स बाय द स्प्रिंग। ठीक है, खाली वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो बाकी डायरेक्शन तो आपको पता ही है, जिधर एरो देखेंगे उसके मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। अब फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बाय स्प्रिंग, एकदम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ से ऐसे था ना, मतलब ये समझो ना, एक मोमेंट पे जब वो यहाँ पे था और मैंने इसको यहाँ से इतना सा कॉम्प्रेस किया, सिर्फ इतना सा। ठीक है, ये इतना था और मैंने खाली इसको एक्स डी एक्स छोटा सा और किया। ठीक है, तो मान लो अगर हम जैसे जैसे बढ़ेंगे फोर्स जो होगा रिक्वायरमेंट हमारे, जो स्प्रिंग ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन हमने अगर एक्स पे हल्का सा डिस्प्लेसमेंट डीएक्स किया तो फोर्स तो उस समय ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा ना। ठीक है, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए कहाँ फोर्स वैरी कर सकते हैं, एकदम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उस समय फोर्स कैसे है, कांस्टेंट।
work done by spring for small displacement work done by spring is dw equals to minus f dx। क्यों माइनस? क्योंकि देख सकते हो स्प्रिंग का फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है ना, माइनस एफ डीएक्स कितना हो जाएगा इक्वल टू माइनस के एक्स डीएक्स। therefore total work done इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कर दो, कहां से स्टार्ट हुआ, जीरो से कहां पे खत्म हुआ, एक्स पे, माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, दिस इज द टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग। अब हमको तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। नेगेटिव वर्क डन मतलब हाफ के स्क्वायर बाय 2। यूआई को हमने जीरो माना था, ठीक है, यूआई को यूएफ इक्वल टू यूएफ क्या हो जाएगा, यू खाली पीछे लेते हैं हाफ के since ui goes to 0 at unstressed position। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग के लिए एक्सप्रेशन। ठीक है, तो तुमको अगर ये मेथड करना है, एग्जांपल ये वाला मेथड कर लो, तुम्हें अगर ये वाला मेथड करना है, ठीक है, तुम ये वाला मेथड कर लो, दोनों मेथड कर लो। ठीक है, इसकी मैंने लास्ट क्लास में डिटेल के एक एक लिखवाया था, ठीक है, और ये मैंने अभी डिटेल के एक एक चीज यहाँ पे लिखवा दी। ठीक है, ये वाला मेथड हर केस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, कैलकुलस मेथड से मतलब कोई भी तरह का वेरिएबल फोर्स हो, कैसा भी फोर्स हो, हर एक के लिए एप्लीकेबल है कैलकुलस। हाँ, एवरेज निकालने वाला मेथड तभी एप्लीकेबल होता है जब हमारा फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल होता है। अगर कहीं पे एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स क्यूब आ जाए, तो वो एवरेज वाला फेल कर जाता है, लेकिन कैलकुलस वाला कभी भी फेल नहीं करता। ठीक है, सर की वैल्यू क्या होती है? इसका के यूनिट यूनिट पूछ रहे हो, वैल्यू क्या बोल रहे हो? के की वैल्यू क्या होती है? के की वैल्यू, सर के की वैल्यू तो अलग अलग स्प्रिंग के लिए अलग अलग होती है। के जो होता है ना, के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो बता भी देता हूँ, देखो यहाँ पे एफ जो स्प्रिंग जो अप्लाई करता है ना, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, और यहाँ पे लगते हैं के जो है ना, के स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, ये के हो जाता है हमारा एफ बाय एक्स। ठीक है, के को ऐसे डिफाइन करते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट इज डिफाइंड एज फोर्स required to produce unit change in length of string। मतलब अगर मान लो हमको एक स्प्रिंग है, तुमने इसको इधर से दबाया ऐसे, ठीक है, तो अगर हमने उसको 1 मीटर, एक यूनिट चेंज करना है, ठीक है, एक्स कितना हमको दबाना है, इसको 1 से दबाना है, एक्स इक्वल टू 1, तो के कितना हो जाएगा इसके लिए, एफ हो जाएगा। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास के का मतलब क्या होता है कि हमारे पास दो स्प्रिंग है, एक को हमने दबाया 1 सेंटीमीटर से, दूसरे को भी हमको दबाना है 1 सेंटीमीटर से। पहले वाले को 1 सेंटीमीटर से दबाने के लिए फोर्स चाहिए मुझे 10, दूसरे वाले को 1 सेंटीमीटर से दबाने के लिए मुझे फोर्स चाहिए 100। जिसमें मुझे 100 चाहिए ना, ठीक है, उसके लिए फोर्स 100 चाहिए, उसके लिए के कितना हो जाएगा 100। मतलब वो वाला स्प्रिंग जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसका 100 है, मतलब वो वाला स्प्रिंग काफी कड़ा है, उसको दबाना उतना मुश्किल है। जब मैं तुमको बोलता हूँ ना के स्प्रिंग कांस्टेंट, तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए अच्छा स्प्रिंग कांस्टेंट कम है,
बड़ा सॉफ्ट स्प्रिंग होगा तुरंत दब जाएगा। तुमने तुम्हारा बोला गया केस का बहुत ज्यादा है, तुम्हारे दिमाग में आया कि स्प्रिंग, और स्प्रिंग बहुत कड़ा होगा, उसको दबाना बहुत ही मुश्किल होगा। तुम्हारे पेन का जो स्प्रिंग है वो बड़ा लूज होता है, उसको हल्का सा तुम्हें दबाओगे ना, वो स्प्रिंग दब के तुरंत छोटा हो जाता है। लेकिन अगर तुम्हारे, तुम देखो लिफ्ट में जो लगा होता है स्प्रिंग, ठीक है, देखा होगा कभी लिफ्ट के नीचे कड़ा सा स्प्रिंग लगा होता है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, उसको तुमको 1 सेंटीमीटर दबाने के लिए तुमको बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ये वो के होता है, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट हो जाता है न्यूटन पर मीटर, और तुम्हें एग्जाम में के की वैल्यू दे के रखी जाती है, 50 न्यूटन पर मीटर, 100 न्यूटन पर मीटर, 250 न्यूटन पर मीटर, ऐसे तुमको वैल्यू दी जाती है। ये एफ के एक्स क्या हो गया, जो फोर्स हमने लगाया, और स्प्रिंग का फोर्स, स्प्रिंग भी कितना फोर्स लगाता है, उल्टा उतना ही फोर्स लगाता है, लेकिन डायरेक्शन कैसा होता है इसका, ऑपोजिट होता है। स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है, रिएक्शनरी फोर्स होता है। हमने स्प्रिंग के ऊपर लगाया के एक्स, तो स्प्रिंग स्प्रिंग हमारे ऊपर कितना लगाता है, माइनस के एक्स। जैसे तुमने दीवार के ऊपर लगाया फोर्स एफ, दीवार भी तुम्हारे हाथ के ऊपर लगाती है फोर्स। हमने स्प्रिंग को लगाया फोर्स एफ, स्प्रिंग ने हमारे ऊपर कितना लगाया, फोर्स एफ। ठीक है, क्लियर। अच्छा, एक चीज और सुन लो, यहाँ पर थोड़ी सी फील लेने वाली बात है ये, ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाएगा फोर्स का फॉर्मूला क्या था, ठीक है, तो हमने सोच सीखा था फोर्स इक्वल टू एफ डॉट डी एस। व्हाट वाज डी एस, या एफ, अगर इसको मैं एस लिख देता हूँ, अगर एफ डॉट एस, बड़ा डिस्प्लेसमेंट, तो व्हाट इज एस? एस एस क्या होता है, एस इज डिस्प्लेसमेंट। ये सब देखो बहुत छोटी छोटी बातें होती है जो बच्चों को नहीं पता होती है। एस क्या डिस्प्लेसमेंट है, किस चीज का डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है कि किसी और चीज का डिस्प्लेसमेंट होता है? याद रखना, एस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। बहुत सारे बच्चों की बातें पता नहीं होती है। देखो, जब मान लो तुम अगर किसी बॉडी को तुमने धक्का दिया ऐसे करके, ये वाला पॉइंट मूव करेगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट जब मूव करेगा तो बॉडी भी मूव कर रहा है, नो डाउट, करेक्ट बात है, सही बात है। जब हम बोलते हैं ऐसी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये ऐसी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी तुमने पढ़ के रखा है, हम बोलते भी ऐसा। 99 95% केसेस में सही है बात, ऐसी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। लेकिन 5% में आके फेल भी कर जाता है। कैसे? देखो, अगर मान लो दीवार है तुम्हारे सामने, ठीक है, तुम्हारे पास यहाँ पे स्पंज है, ठीक है, तुमने फोर्स अप्लाई किया यहाँ पर, जैसे हमने इसको प्रेस किया, ये जो स्पंज है ये कॉम्प्रेस होकर के यहाँ पे पहुंच जाएगा ऐसे करके, ठीक है। ये जो स्पंज है ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसे यहाँ से दब करके ये ऐसा हो जाएगा हमारे फोर्स से। अब जब यहाँ पर पूछा जाएगा कि क्या बॉडी का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, नो। लेकिन क्या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट हुआ, यस। क्या यहाँ पे वर्क हुआ, आंसर है यस। बॉडी तो डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो वर्क कैसे हुआ? क्योंकि फोर्स वर्क की परिभाषा क्या होती है, एस इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ये बहुत सारे केसेस में 95% केसेस में सही होता है, क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव करेगा तो बॉडी भी मूव करती है 95% केसेस में। लेकिन कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव करता है, बॉडी मूव नहीं करती है। तो हम तरीके से सही चीज क्या हुई, इज इट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी और इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स? ज्यादा करेक्ट ये हो, ऐसे इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। जब हम स्प्रिंग की बात करते हैं, देखो तो मैंने स्प्रिंग को ऐसे धक्का मारा, क्या स्प्रिंग ओवरऑल मूव किया? अरे दीवार यहाँ कहाँ मूव किया, दीवार ने तो रोक दिया, लेकिन यहाँ पे क्या मूव कर रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव कर रहा है ना, ठीक है। इसलिए एस यहाँ पे क्या लिखते हैं, ऐसी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ। स्प्रिंग में जब हम बात करते हैं ना, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग अलग है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये हर केस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, सब जगह के लिए है। कि भाई पूछा जाएगा, तुम्हारे एंट्रेंस पे क्वेश्चन आ सकते हैं ये सब, ठीक है। नीट में पूछ सकते हैं कि एक मार्क का एफ डॉट डी एस, व्हाट इज डी एस हियर? इज इट द पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, कुछ और दो ऑप्शन कहीं से ऐड कर सकते हैं, बट दिस इज द मोस्ट करेक्ट, जो कि तुम लोग को अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। किताबों में लिखा होता है ये चीजें, ठीक है, लेकिन समझ में थोड़ी कम आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ से तुम अगर स्प्रिंग का एग्जांपल लो ना, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। स्पंज में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये जब बॉडी खिसकेगा तो पॉइंट खिसक रहा है, ठीक है, बॉडी भी खिसक रहा है, तो बॉडी बोले या पॉइंट बोले, यहाँ दोनों सही है, लेकिन यहाँ दोनों सही नहीं है, ठीक है। आई थिंक स्प्रिंग कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। स्प्रिंग वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया, ठीक है।
कि स्प्रिंग वाले पार्ट पे स्प्रिंग का फोर्स वेरिएबल होता है। स्प्रिंग जो हम रिएक्शनरी फोर्स होता है, हम बाहर से अप्लाई करते हैं kx, तो स्प्रिंग अप्लाई करता है माइनस kx। उसके बाद स्प्रिंग का फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। हम जब स्प्रिंग को दबाते हैं तो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो जाती है। उस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, एक कभी कभी ऐसा एक कभी पूछ लेते हैं लोग ऑब्जेक्टिव में कभी कभी शॉर्ट में, कि मान लो हमने एक स्प्रिंग लिया, उसको हमने कंप्रेस कर दिया, ठीक है, तो उसके पास एनर्जी आ गई, उसको हमने डाल दिया एसी में, ठीक है, बताओ उसकी एनर्जी कहाँ गई? तो ऑब्वियस सी बात है, एसी में एनर्जी कहाँ जाएगी, उसकी मेल्ट कर जाएगा तो हीट में चली जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो अब बात करते हैं हम लोग देखो हमने बात की थी अलग अलग टाइप की एनर्जी थी, ठीक है, और हम एनर्जी के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे लिए अभी जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी जो है वो है मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ एक बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन और मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मतलब मैकेनिकल एनर्जी जो है ना, ठीक है, ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है, इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस दोनों का सम क्या कहलाता है? मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अगर हम बात करते हैं ना मैकेनिकल एनर्जी की, तो मैकेनिकल एनर्जी याद रखनी है कि मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के कॉम्बिनेशन से बनती है। ठीक है, मान लो अगर हवा में एक चिड़िया उड़ रही है तो उसके पास कौन सी एनर्जी हुई? तो उड़ रही है तो मोशन है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी। और चूंकि उसकी अर्थ से भी हाइट है, इसलिए उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। ठीक है, दोनों तरह की एनर्जी होती है उसके पास, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, क्लास 9th में भी था, 11th में भी है, और बहुत जगह काम भी आता ही है। अकॉर्डिंग टू इट, टोटल मैकेनिकल एनर्जी remains constant provided there is no external or non-conservative forces act on the body। टोटल एनर्जी कैसी रहती है? कभी भी हमेशा टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। कंडीशन क्या है कि बाहर से किसी भी तरह का कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमने एक ही पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? फ्रिक्शन फोर्स। और कौन से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमने पढ़े थे? फ्रिक्शन फोर्स इन वाटर, जो लिक्विड अप्लाई करता है, ठीक है, उसको ड्रैग फोर्स के नाम से बोला था मैंने। वो सब ऐसी कोई भी तरह की फोर्स प्रेजेंट का, ठीक है, तभी कांस्टेंट रहेगा। और दूसरा, बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगना चाहिए। ठीक है, बाहर से किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगना चाहिए। तो जितना मैकेनिकल एनर्जी पहले रहता है उतना मैकेनिकल एनर्जी कितना रहेगा, बाद में भी रहेगा। ठीक है, और मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल्स टू के प्लस यू। ठीक है, इसको फटाफट देख जाओ। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ इसके प्रूफ के लिए। ये प्रोवाइडेड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कंडीशन है।
ठीक है, वाकई नेक्स्ट टाइम तुम लोग देखो, याद रखना है कि अभी अगर मुझे प्रूफ दिखाना है मैकेनिकल एनर्जी के उसका, ठीक है, कि कैसे वो कांस्टेंट है, याद रखना है इस चीज को कि हमारे पूरे फिजिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, वो है वर्क एनर्जी। ऐसा थ्योरम है ना, रामबाण है, ठीक है, समझ लो कुछ भी सवाल हो, ठीक है, कोई भी सवाल हो वर्क एनर्जी पावर का, सबका सब सवाल वर्क एनर्जी थ्योरम से बन सकते हैं। सारे के सारे सवाल वर्क एनर्जी थ्योरम से बन सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इन द वर्क एनर्जी चैप्टर है, ठीक है। और हम जो अभी जो प्रूव करने जा रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी वाला, इसको दो मेथड से प्रूव कर सकते हैं। एक जो हमने थ्योरी 11th में सीखी है वर्क एनर्जी पावर की और कंजर्वेटिव फोर्स की वर्क की, दो इंपॉर्टेंट चीजें हमने सीखी है। एक तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा हमने सीखा था कि भाई चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हमने सीखी। इस दो के बेसिस पे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी का प्रूफ, जो हमने अभी जो थ्योरम लिखा ना, जो लॉ लिखा, उसको हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं उस मेथड से बताता हूँ, ठीक है। तो पहले मैंने क्या लिखा था, वर्क डन बाय, तो ये क्या लिखा हुआ मैं, प्रूफ ऑफ द लॉ, जो हमने लॉ भी डिस्कस किया। तो देखो सबसे पहला, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या हो गया, फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक। चेंज इन काइनेटिक यही तरह क्या सही है, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, मैंने यहाँ पे इंटरनल फोर्स नहीं लिखा है, उसकी कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज इंटरनल फोर्स की हमेशा नेट वैल्यू जीरो होती है, तो कैंसिल होकर के वर्क उसका जीरो ही रहता है, उसका इंडिविजुअली वर्क जीरो हो जाता है, तो इतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे देखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, इसके लिए हमने अलग से पढ़ा था, सेकेंड टॉपिक हमारा यही था, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, ये था, ठीक है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स टू नेगेटिव चेंज, ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू सी क्या हो जाएगा, यू आई माइनस यू एफ। और किताबों में ना तुम इसको हमेशा ऐसा लिखा हुआ देखोगे, ठीक है, कि वो लोग क्या करते हैं, इसको माइनस साइन को क्या करते हैं, ये स्टेप निकाल देते हैं, डायरेक्टली देखोगे यू आई माइनस यू एफ, तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है। ये है नेगेटिव ऑफ द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, तुम अगर इसको पहले इसको बाद में देखते हो, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू, ठीक है, या अगर मैं इसको एक काम करूँ, इसको अगर माइनस साइन को यहाँ पुट कर दूं ना, तो ज्यादा अच्छा ही रहेगा, ज्यादा अच्छा, मतलब माइनस जो यहाँ पे था ना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, मेरे कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। वैसे किताबों में तुम लिखा हुआ देखते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा हो गया, अभी हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन, एडिंग वन एंड टू व्हाट वी गेट, एडिंग वन एंड टू वी गेट वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू यू एफ इक्वल्स टू के एफ माइनस के आई, दोनों को ऐड कर दिया, तो ये और ये कट जाएगा ना, ये बच गया, के एफ माइनस के आई प्लस
ये हो जाएगा यूएफ प्लस के एफ माइनस यूआई प्लस के आई। यूएफ प्लस के एफ क्या हो गया, ये मैंने बताया था ना, अभी देखो तो ये क्या था, ई था के प्लस यू ना, ई एफ इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ, ई आई इक्वल टू के आई प्लस यू आई। ये क्या हो गया, ई एफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी माइनस ये क्या हो गया, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब देखो तो मैंने क्या बताया था कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, मतलब इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट सेम रहती है। कब होता है ये काम, जब बाहर से वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, जीरो। तो अगर बोला गया कि कोई एक्सटर्नल या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा तो होता है। अब अगर फोर्स नहीं लग रहा तो ऑब्वियसली बात है उसका वर्क डन भी जीरो ही होगा ना। ठीक है, अगर नहीं लग रहा है तो उसका वर्क डन क्या होगा, जीरो। ध्यान लिखता हूं, इफ एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू जीरो एंड एफ सी इक्वल्स टू जीरो कंजर्वेटिव, देन फोर्स जीरो तो वर्क डन जीरो ही होता है ना, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। देन W external equals to zero, WNC equals to zero. Therefore, EF zero equals to EF minus EF. This is that EF equals to, ठीक है, याद रखना है। ये छोटा सा प्रूफ है, ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया। ठीक है, इस पे ये वाला प्रूफ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमारे अभी भी आता है। ठीक है, इसको इसको ध्यान से पढ़ लो, समझ लो, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लो इसको। इसके बेसिस पे बताओ, कभी कभी सवाल भी आते हैं, तुम्हें हो सकता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू दे दे, ठीक है, तुमको एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू दे दे, निकाल ले चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो आप यहाँ से भी उसकी यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये अपने आप में पता है, ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये अपने आप में एक प्रूफ का तो पार्ट है ही है, प्लस ये अपने आप में एक फॉर्मूला भी बन जाता है जिससे कि हम लोग न्यूमेरिकल्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए याद रखना ये एक एक्सप्रेशन अपने आप में तुमको बहुत हेल्प करेगा अच्छे अच्छे सवाल सॉल्व करने में। तो ध्यान से देखो, नोट करो, कहीं कोई भी परेशानी हो तो पूछो। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं इसमें। एफ एक्सटर्नल हमको दिया जाता है, जैसे तुमने मान लो कोई बाहर से ताकत लगा दी, ठीक है, कोई ब्लॉक गिर रहा है, तुमने उसको ऊपर बाहर से ऊपर करके उठा रहे हो, ठीक है, तो तुमको दिया जाएगा, तुम उसको यूज कर सकते हो, है ना? वो तो तुमको क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग को तुम ऐसे अपने हाथ से भी दबा रहे हो, फोर्स पीछे से ताकत लगा करके, तो फोर्स तुमको दिया जाएगा। अब देखो आगे, यही वाला प्रूफ जब तुमने
क्लास 10th में पढ़ा था ना, ठीक है, आईसीएसई बोर्ड में था ये, शायद से मुझे ध्यान है सीबीएसई में भी 9th में दिया हुआ था कभी, ठीक है, कि प्रूव दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ये ऐसे करके क्वेश्चन याद है सबको? क्योंकि इंटरनल फोर्स हमेशा क्या होते हैं, याद है ना, कोई भी बॉडी पे जो इंटरनल फोर्स होते हैं ना, वो हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करेंगे ना, ठीक है। तो फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, और भी केस में एप्लीकेबल हो सकता है, स्प्रिंग में भी एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है। हाँ, क्या कहते हैं, फ्री फॉलिंग के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है, और भी केसेस के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो, ठीक है। मेनली स्प्रिंग के लिए एप्लीकेबल होता है ये, और ये एप्लीकेबल होता है ग्रेविटी के लिए। और समर्थ देखो, कभी भी कोई भी बॉडी अगर होगी ना, तो उस पर मान लो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर अगर इधर फोर्स लगा रहा है, तो इस पे इधर लगा रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट अगर होगा भी ना इंटरनल, तो सबका वर्क डन क्या हो जाएगा, सबका वर्क डन जीरो हो जाता है, इसलिए हम लोग इंटरनल फोर्सेस को काउंट नहीं करते, ठीक है ना। अब देखो, अगर याद करो, ये तुम लोग के क्लास 10th का ही टॉपिक है, बॉडी को फेंका गया हाइट एक्स से, बॉडी यहाँ गिरा एक्स से, ये एच हाइट है, बॉडी फिर यहाँ गिरेगा, ठीक है, कितना, यहाँ से ये कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एच माइनस एक्स हो जाएगा। ए पोजीशन, बी पोजीशन, सी पोजीशन, एट ए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, एम जी एच, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, शून्य, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, एम जी। एट बी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, एम जी एच माइनस एक्स, एच माइनस एक्स यहाँ पे हाइट हो जाएगी ना, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये पोटेंशियल की एम जी एच माइनस एक्स होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे, हाफ एम यू स्क्वायर, एम यू वन स्क्वायर ले लो इसको, यू वन यहाँ पे वेलोसिटी है। अब यहाँ यू वन क्या होगा देखो तो, फॉर्मूला होता है ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, व्हाट इज वेलोसिटी हियर, यू वन, व्हाट वाज वेलोसिटी हियर इनिशियली, 0, 2 इंटू ए कितना है, जी के इक्वल है, एस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स है, तो ये हो जाएगा। इसको लोग आगे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है, अभी नहीं हो पाएगा। तो हाफ एम यू वन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2gx एम जी एक्स, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा देखो तो यहाँ पे, एम जी एच माइनस एक्स, एम जी एच माइनस एम जी एक्स प्लस ये एम जी एच, एम जी एच देखो वही आ रहा है ना, पहले क्या था, एम जी एच था, अभी भी एम जी एच ही आ रहा है ना टोटल एनर्जी। ये टोटल एनर्जी क्या है, दिस इज एक्चुअली द मैकेनिकल एनर्जी, दिस इज ओनली द मैकेनिकल एनर्जी, सेम आ रहा है, ठीक है। थर्ड पार्ट के लिए भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, थर्ड टाइम तो खत्म होने पे आ गया, थर्ड पार्ट कर नहीं पाएगा, लेकिन ये जो है ना सेम चीज है, जो मैंने पहले बताया वो ज्यादा अच्छा मेथड है, ठीक है।